हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन और सत्कार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट LNC क्लासेस के अंदर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे लर्निंग सीरीज बूस्टर डोज फॉर नॉट सेट 8 एंड अपकमिंग एग्जाम, जहां पर अपन डेली एक इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम नॉट सेट 8 RRB CHO वगैरह के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो लर्निंग सीरीज का पार्ट 2 आज हम लेके आए आपके लिए, और एक और धमाकेदार, एक और जानदार शानदार MCQ आपके सामने। और आज का जो MCQ है शुरू करते हैं। क्या कहता है आपके लिए बूस्टर डोज का MCQ? चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा MCQ है वो आपके लिए ये कहता है, और आपका MCQ आपकी स्क्रीन के ऊपर। The client admitted for the chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has developed iatrogenic Cushing disease, which is a scientific rationale for the development of this problem। बहुत बढ़िया MCQ है, बहुत अच्छा MCQ है। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। कहना क्या चाह रहा है? एक क्लाइंट है जिसको क्या हो रखा है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको COPD के नाम से अपन जानते हैं, उसको हैज डेवलप्ड हाइड्रोजेनिक कुशिंग डिजीज। क्लाइंट की मेन प्रॉब्लम क्या है प्यारे दोस्तों? COPD है, और उसके साथ में उसका COPD की वजह से उसको क्या हो गया, हाइड्रोजेनिक कुशिंग डिजीज। हाइड्रोजेनिक का मतलब होता है वैसे हाइड्रोजेनिक का मतलब होता है कि किसी एक बीमारी को ठीक करना, उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम हो जाना, है ना। एक बीमारी को ठीक करने के लिए अपन जो ट्रीटमेंट मोडलिटीज काम में लेते हैं, उसकी वजह से दूसरी बीमारी हो जाना, दैट्स नाउन एज हाइड्रोजेनिक। कभी कभी आपको छोटी टर्म्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो हाइड्रोजेनिक कुशिंग डिजीज हो गया। अब इसके पीछे का साइंटिफिक जो रैशनल है, इसके पीछे का साइंटिफिक जो कारण है वो क्यों है कि ये COPD के साथ में कुशिंग डिजीज क्यों डेवलप हो गई, ये बेसिकली आपको सवाल ने पूछा है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, और आज के ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे। द क्लाइंट हैज क्रोनिक लेक ऑफ ऑक्सीजन हैज डिस्ट्रॉयड द एड्रेनल ग्लैंड। ऑप्शन ए बता रहा है कि क्लाइंट को क्या हुआ कि लेक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और उसने क्या कर दिया, एड्रेनल ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कारण है। Option B, the client has a pituitary tumor that cause the overproduction of the cortisol। पिट्यूटरी का ट्यूमर है क्लाइंट को, है ना। इसकी वजह से जो है वो ट्यूमर क्या कर रहा है, ओवर प्रोडक्शन कर रहा है कोर्टिसोल को। इसकी वजह से पेशेंट को कुशिंग डिजीज हुई है। द क्लाइंट हैज बीन टेकिंग स्टेरॉइड मेडिकेशन फॉर द एक्सटेंडेड टाइम। क्लाइंट जो है ये स्टेरॉइड मेडिकेशन ले रहा है बहुत ज्यादा टाइम के लिए, तो उसकी वजह से कुशिंग डिजीज हुई है। एंड ऑप्शन डी है आपका, द हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द क्लाइंट हैज दिस प्रॉब्लम। देखिएगा सारे ऑप्शन को हमने बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया है। अब सोचिए समझिए और जवाब दीजिए, और प्लान करिए कि क्या इसका आंसर सही रहेगा। COPD का मरीज है, हाइड्रोजेनिक कुशिंग डिजीज को हुआ है, इसके पीछे साइंटिफिक रैशनल क्या है? जी हाँ दोस्तों, कुछ आप में से सही सोच पा रहे हैं, कुछ का अभी भी मामला गड़बड़ है थोड़ा, है ना। तो अभी देखिए अपन इसको पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, है ना। पूरा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, COPD के बारे में जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो अपन पढ़ेंगे, तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा वो भी अपन देखते हैं। तो देखो, COPD जो होती है वो आपको पता है कि एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज होती है, जो आपके ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप की डिजीज होती है ना। एक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होने वाली डिजीज होती है, जिसके अंदर आपके बेसिकली दो चीजें आती है। एक तो आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है, और एक आपका एम्फाइजीमा आता है। आगे डिस्कस करेंगे अपन इसको, है ना। अब COPD में क्या होता है कि बेसिकली पेशेंट का बहुत सारी मेडिकेशन चलती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वहां पर प्रॉपर ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता है, CO2 का रिटेंशन देखने को मिलता है, क्रोनिक हाइपोक्सिया पेशेंट को रहता है ना। और वहां पर इन्फ्लामेटरी कंडीशंस वगैरह भी हो सकती है। तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए, है ना, वैसे इसके साइन एंड सिम्टम की बात करें तो बहुत सारे सिम्टम रहते हैं, लेकिन उस कंडीशन को COPD को ठीक करने के लिए, ऑक्सीजन के फ्लो को मेंटेन करने के लिए पेशेंट को बहुत सारे मेडिकेशन चलाते हैं अपन, है ना। उसके ट्रीटमेंट मोडलिटीज की बात करें तो उसके अंदर पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर चलती है ना। पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो इसके लिए एंटीबायोटिक्स का अपन यूज करते हैं, और उसके साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी की पर्पज से वहां पर कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस भी अपन काम में लेते हैं, है ना। तो ये COPD का मामला रहता है बैरल चेस्ट जिसमें देखने को मिलता है ना। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो लंग्स का बढ़ जाता है, हाइपर इन्फ्लेमेटेड आपके लंग्स देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन या एक्सरे के अंदर। ये बहुत सारे इसके सिम्टम रहते हैं। अब इसके अंदर जो ट्रीटमेंट चलता है आपको पता है, एंटीबायोटिक चलते हैं, ब्रोंकोडायलेटर चलते हैं, और स्टेरॉइड चलते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि आपका क्रोनिक लेक ऑफ ऑक्सीजन है, डेस्ट्रॉय। देखो
ऑक्सीजन की कमी जब होती है तो आपकी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा हमने कभी पढ़ा नहीं है, ना कभी होता है कि ऑक्सीजन की कमी और एड्रिनल जो ग्लैंड थी वो पूरी खत्म हो गई साहब, ऐसा ये बात इन्होंने गलत बोली है। तो ऑप्शन ए जो है वो पहले ही ऐसा 12 हो गया इससे, तो है ना, ये तो बिल्कुल ही मतलब उल्टी बात बोली उन्होंने, ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, उसके हाइपोपरफ्यूजन की वजह से उसके फंक्शन अल्टर जरूर हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से ग्लैंड ही पूरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी बोलता है द क्लाइंट हैज पिट्यूटरी ट्यूमर, क्लाइंट को जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर रहता है, रहा होगा, जो क्या करता है, ओवर प्रोडक्शन करता है कोर्टिसोल का। तो देखो क्लाइंट को हमारे सवाल में क्या पूछा है, हम गलती कहां करते हैं कि हम ऑप्शन में जो आंसर अच्छा लगता है हम उसको टिक करने की कोशिश करते हैं और टिका के आ जाते हैं, और वापस आके बाहर देखते हैं कि ये तो मेरा खोटा हो गया साहब, है ना। तो ये गलत होता क्यों है, क्योंकि हाँ ये बात सही है कि पिट्यूटरी जो ट्यूमर होता है वो ओवर प्रोडक्शन करता है किसी भी कोर्टिसोल हार्मोन या किसी भी ग्लैंड के पर्टिकुलर चीजों का, लेकिन आप जब सवाल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहीं भी पिट्यूटरी के बारे में जिक्र नहीं किया है। इन्होंने क्लाइंट का जो मेन कंसेप्ट है हमारा वो क्या है, सीओपीडी का पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने पूछा है कि सीओपीडी की वजह से पेशेंट को कुशिंग डिजीज हुई है, ना कि ये पूछा है कि उसको ये कुशिंग डिजीज पिट्यूटरी की वजह से हुई या किसकी वजह से हुई। सेंटर ऑफ जो अट्रैक्शन है हमारा वो है सीओपीडी। तो सीओपीडी की वजह से क्यों होती है ये आपको यहाँ पर देखने की डिस्कस करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ना तो कोई पिट्यूटरी का कोई आपको मैलिग्नोमा दे रखा है, ना कोई ऐसा कोई डिस्कस कर रहा है, इसलिए ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात क्या हो गई आपकी बिल्कुल गलत हो गई। एक ऑप्शन क्या रहा है, ऑप्शन डी बता रहा है कि द हेल्थ केयर प्रोवाइडर में नॉट एक्सप्लेन व्हाई द क्लाइंट इज, अरे भाई जब आप ही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, है ना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो डॉक्टर साहब हैं, आप जो एक्सप्लेन खुद नहीं कर पा रहे हो तो फिर ये सवाल लेने का मतलब क्या हुआ, है ना। ये तो बिल्कुल इर्रेशनल जवाब हो गया कि वही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, उनको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब बच गया आपके पास में एक और ऑप्शन लास्ट, द क्लाइंट हैज बीन टेकिंग स्टेरॉइड मेडिकेशन फॉर द एक्सटेंडेड टाइम। यस जी हाँ दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि सीओपीडी का जो मरीज होता है वो क्या लेता है, आपके एंटीबायोटिक्स लेता है, ब्रोंकोडायलेटर लेता है, और साथ में क्या लेता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लेता है। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से पेशेंट्स को ओवर हार्मोन का जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करते हैं, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड बॉडी के अंदर कलेक्ट हो जाता है, उनका लेवल बढ़ जाता है, और जब आपके स्टेरॉइड का लेवल बॉडी में कंटिन्यू बढ़ जाएगा उसी को तो अपन क्या कहते हैं, कुशिंग डिजीज के नाम से जानते हैं। तो जो मरीज सीओपीडी का आया था वो क्या लेके चला गया साहब, उसको कुशिंग डिजीज हो गई। इसका रीजन है कि वो पेशेंट क्या ले रहा था, स्टेरॉइड मेडिकेशन ले रहा था, एक्सटेंडेड टाइम, बहुत ज्यादा टाइम तक ले रहा था, इसकी वजह से ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ स्टेरॉइड द क्लाइंट डेवलप कुशिंग डिजीज। समझ में बातें, कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो अपन इसके बारे में देख लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, सी, द क्लाइंट हैज टेकिंग स्टेरॉइड मेडिकेशन फॉर द एक्सटेंडेड टाइम। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो देखो सीओपीडी अभी हमने डिस्कस किया, एक प्रोग्रेसिव और स्लोली और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वाली बीमारी होती है विद पीरियड ऑफ द रेमिशन एंड एक्सर्बेशन। रेमिशन और एक्सर्बेशन मतलब कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाती हैं, लेकिन जब वापस वो होती है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सर्बेट करती हैं, उसकी सिम्टम की सीवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना। तो ये सीओपीडी होता है। इसके अंदर अपन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसेमा अभी हमने डिस्कस किया पढ़ते हैं। रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे बड़ा होता है प्राइमरी कॉज सिगरेट स्मोकिंग। जी हाँ दोस्तों, स्मोकिंग जो होता है ये इसका प्राइमरी कॉज होता है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, स्मोकिंग इज द प्राइमरी कॉज। उसके साथ में एयर पोल्यूशन हो सकता है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो सकता है ना, डस्ट हो सकता है, गैसेज हो सकता है, एयरवे का इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, या कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं जिसके अंदर आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, है ना। अगर आपको कोई पूछे कि जेनेटिक रिस्क के अंदर कौन सी चीज होती है तो ये आपको बताना है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ये एक प्रकार का एंजाइम्स होता है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये सीओपीडी पेशेंट में देखने को मिलता है। बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की, डिस्कस करते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिम्टम कौन कौन से हो सकते हैं सीओपीडी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जर्शनल डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर, है ना, काम करेगा तो थकान पेशेंट को हो जाएगी, डिस्पनिया, क्रॉनिक कफ रहेगा, स्पूटम का प्रोडक्शन रहेगा, वहां पर डिक्रीज हो जाएंगे ब्रीथ साउंड, क्रैकल्स आपको देखने को मिलते हैं, वीजिंग रहेगा, क्योंकि आप अस्कल्टेट करोगे तो वीजिंग मतलब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, है ना, साउंड जो आपके विसल लाइक जो होता है, बेसिकली ये अस्थमा के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर वीजिंग भी देखने को मिलता है। पर्सिस्टेंट टैकीकार्डिया, जब पेशेंट के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, है ना, तो वहां पेशेंट को हाइपोक्सीमिया की वजह से पेशेंट को टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज ए फ्रीक्वेंट ट्रिगर इनिशिएटर, हाँ बिल्कुल, फॉर एक्सर्बेशन ऑफ द सिम्टम। जब सिम्टम की सीवियरिटी क्यों ज्यादा होगी है कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा और वहां पर अगर कुछ फ्लूइड कलेक्ट होगा, म्यूकस कलेक्शन होगा, तो वहां पर इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन की वजह से वहां पर
ये चीज और इसकी सिम्टम की सीवियरिटी बढ़ जाएगी, फर्दर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और सिम्टम एग्जैसरबेट हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आपको देखने को मिलता है बैरल चेस्ट। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है कि बैरल चेस्ट किसके अंदर देखा जाता है या सीओपीडी के अंदर कौन सा चेस्ट होता है, तो आपको जवाब लिखना है बैरल चेस्ट। नोटेड बाय इंक्रीज एंटीरियर पोस्टल डायमीटर जो होता है चेस्ट का बढ़ जाता है। एंड उसके अंदर हम पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं, पर्स लिप ब्रीथिंग करने करता है पेशेंट। पर्स लिप ब्रीथिंग का मतलब है टू एड एक्सहेलेशन। पेशेंट को बोलते हैं कि तुम नोज से इनहेल करो और माउथ से क्या करो, एक्सहेलेशन करो, है ना, नाक से सांस लो और मुंह से छोड़ो, दैट कॉल्ड पर्स लिप ब्रीथिंग, जो आपके सीओपीडी के अंदर देखने को मिलता है। दोनों इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, आपको याद रखना है। क्रॉनिक फटीग रहेगा, रूटीन एक्टिविटी नहीं कर पाएगा डिस्नी और डिजीज के प्रोजेक्शन की वजह से। एबीजी जब उस पेशेंट का करवाएंगे तो बहुत ज्यादा हाइपोक्सीमिया आएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगी, डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, डिजीज प्रोग्रेस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है एलिवेट रहेगा लेटर स्टेज के अंदर, जो रेस्पिरेटरी एसोडिस करेगा। जब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो सीओपीडी के CO2 का इसमें क्या रहेगा, रिटेंशन देखने को मिलता है, दैट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। चेस्ट एक्सरे अपन करवाएंगे दोस्तों, जिसके अंदर क्या आएगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। ये एक क्लासिकल फीचर रहता है सीओपीडी का, है ना, आपके सवाल बनता है। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स रहेंगे, क्योंकि जब देखो जब आप एक्सरे कराओगे कि एक पेशेंट का और सीओपीडी के पेशेंट का एक्सरे कराओगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एयर कलेक्ट मिलेगी। वो एयर कौन सी होती है आपके, वो एयर होती है आपके CO2। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो आपके रिटेन कर जाती है। और एयर जब आपकी रिटेन करेगी तो एक्सरे के अंदर बिल्कुल एक्सरे बड़ा बड़ा, चेस्ट बड़े बड़े और काले काले दिखेंगे। और एयर के प्रेशर की वजह से डायफ्राम क्या हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है ना। तो ये लंग्स कैसा रहेगा, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। एक एविडेंस है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का, सॉरी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के भी एविडेंस आपको वहां देखने को मिलता है, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स एंड फ्लैटेंड डायफ्राम। बाकी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का आप कराओगे तो वाइटल कैपेसिटी कम आएगी पेशेंट का, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम आएगा, इंक्रीज रेजिडुअल वॉल्यूम विद एम्पाइसीमा, क्योंकि जब वॉल्यूम उसके अंदर सीओपीडी के अंदर CO2 रिटेन करेगी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ट्रीटमेंट मोडालिटीज की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, क्या होता है, लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नॉट एक्सीड 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, लेकिन वो ऑक्सीजन आपके 2 लीटर पर मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टू एनहेंस ऑक्सीजनेशन, देखो जब आप थोड़ी बहुत ऑक्सीजन दोगे, 2 लीटर के नेजल कैनुला है ना, नेजल प्रॉन से अपन देते हैं उस ऑक्सीजन को, वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन का काम करता है। कौन, आपके CO2, है ना। जब आप कंप्लीटली CO2 निकाल दोगे तो आपका रेस्पिरेशन इनिशिएट नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप लो फ्लो ऑक्सीजन दोगे तो कुछ मात्रा के अंदर CO2 का रिटेंशन जो रहेगा वो आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा और पेशेंट के अंदर रेस्पिरेशन को प्रोमोट करेगा, है ना। तो CO2 जो होता है वो एक स्टिमुलेंट का काम करता है, इसलिए अपन क्या देते हैं, लो फ्लो ऑक्सीजन देते हैं। हेड ऑफ द बेड बिल्कुल एलिवेट करेंगे, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है। थेरेपी जैसे नेबुलाइजर थेरेपी और चेस्ट फिजियोथेरेपी अपन देंगे। नेबुलाइजर थेरेपी जो होती है वो बेसिकली ब्रोंकोडायलेशन और स्टेरॉइड वगैरह अपन देते हैं, उससे क्या होता है कि म्यूकस का सीक्रेशन लूज हो जाता है। और चेस्ट फिजियोथेरेपी जो देंगे उससे सीक्रेशन सारे बाहर आ जाते हैं, है ना, वाइब्रेशन परकशन वो टेक्निक्स रहती है। न्यूट्रिएंट डेंस डाइट, पेशेंट को डाइट पूछी जाती है सीओपीडी के अंदर, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का सवाल है। हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट विद स्मॉलर मोर फ्रीक्वेंट मील, क्योंकि पेशेंट को डिस्पनिया होता है, फटीग ना हो, इसलिए आराम से थोड़ा थोड़ा करके दो। एडुकेट हाइड्रेशन पेशेंट को दो, 3000 ml 3 लीटर के आसपास दो पूरे दिन के अंदर, है ना, चाहे जो सीक्रेशन है वो थिक ना हो, है ना, हार्ड ना हो करके, है ना, तो आराम से बाहर आ जाए। असिस्ट करो, सुपीरियर सुपरवाइज करो एक्टिविटी के साथ में, लेवल ऑफ फटीग के साथ में। क्लाइंट को सिट डाउन, लीन अगेंस्ट वॉल सपोर्ट डिस्पनिया अकर वाल, है ना, तो लीन फॉरवर्ड पेशेंट को बोलना है ना। प्रेस्क्राइब मेडिकेशन एडमिनिस्टर करो साहब, इंक्लूड रैपिड एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जिसके अंदर आपके ब्रोंकोडायलेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहीं से सवाल बना आपके, ब्रोंकोडायलेटर पेशेंट को चलती है, एंटी कोलिनर्जिक आपकी चलती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपकी चलती है, और प्यारे दोस्तों म्यूकोलाइटिक भी आपकी चलती है। एंड इफ इन्फेक्शन प्रेजेंट हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक भी देते हैं। तो जब ये चीजें पेशेंट कंटिन्यू लेगा आपके, इसमें से कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो पेशेंट अगर कंटिन्यू लेता पाया गया, उसकी वजह से पेशेंट के अंदर स्टेरॉइड का लेवल बढ़ जाएगा, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा, आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट के अंदर कुशिंग डिजीज डेवलप हो जाता है। ये आपके सवाल ने यहाँ से पूछा था, है ना, तो आप समझे इस बात को। तो प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन आप करवा दो पेशेंट का, निमोनिया के अगेंस्ट हर 5 साल के अंदर इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आपको लगाना होता है ना। तो ये था हमारा आज का बूस्टर डोज का MCQ, और आप आई होप कि आपने इसको अच्छे से लर्न किया होगा, अच्छे से आपने इसको समझा होगा।
तो एक इंपॉर्टेंट थॉट के साथ में आज के इस वीडियो का अंत करते हैं और मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। और ये कहावत हमें यही सिखाती है कि मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हम जीवन की किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। तो आप भी आने वाले एग्जाम्स के लिए बिल्कुल डट कर मेहनत करें। मन के अंदर हारना नहीं है कि मेरे से नहीं होगा, मन के अंदर यही जज्बा रखना है कि मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, और यही जीत, यही सोच आपको एक दिन जरूर पार करवा देगी। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।